जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन के 360 डिग्री एनालिसिस को देखते हैं, जिसमें कि 2024 का पेपर कंप्लीट हो चुका है, ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी चल रहा है 2023 और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट करा रखे थे कल ही। आज चलेगा 21 से, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना, जिस भी बच्चे का हिंदी लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर के लिए एक बैच लॉन्च हो रहा है 23 तारीख से, जिसमें कि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। प्लस अभी जो 2025 में पेपर होगा उस वाले पेपर का भी पीवाईक्यू करवाया जाएगा। उसमें उत्तर लेखन, जो कि ये बैच में ही शामिल होगा, आपका उत्तर लेखन भी होगा, प्लस कॉपी चेक भी इसी में होगा। उसके बाद जो भी आप मान लो, जैसे लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक 6 दिन में जो भी पढ़े हो, उसमें कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ टीचर से पूछना है, तो वो वीकली डाउट सेशन भी है, ये लाइव रहेगा, ठीक है। ये लाइव है कि आप जितने भी बच्चे रहोगे कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछ लेना। हाँ, लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक जैसे कंप्लीट हुआ इसी के बीच से पूछना, ये नहीं कि आप कुछ भी पूछ लो। और उसके बाद देखो यहाँ पे पूरा पीडीएफ मिलेगा, हैंड नोट, ठीक है, हैंड नोट। उसके बाद ये प्राइवेट एक ग्रुप रहेगा आपका, प्राइवेट ग्रुप रहेगा, जिसमें कि आप उत्तर आंसर राइटिंग जो करोगे उसको इसमें पोस्ट करोगे तो मैं खुद उसको चेक कर दूँगा। बैच बाइलिंगुअल रहेगा और एक्टिव रिवीजन सेशन भी रहेगा, जो कि हमारे हर क्लास के बाद रहता है। और बैच का फ़ी भी देखो बहुत मिनिमम है, तो जिस भी बच्चे को जुड़ना है जल्दी से जुड़ जाना, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर है। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ पे बोल रहा है, देखो इकोनॉमी का क्वेश्चन जितने भी आते हैं, ठीक है, इकोनॉमी और साइंस टेक, इसको कोशिश क्या करो इंग्लिश में पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे हिंदी में टर्म आएंगे जिसको कि आप समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए इकोनॉमी और साइंस टेक का क्वेश्चन सोचो कि इसको इंग्लिश में ही डील करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट फ्रॉम सॉरी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अच्छा, ये बोल रहा है INVITS के बारे में, जो कि यहाँ पे दिया भी है, और डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज, यही बोल रहा है कि ये जो फंड है इससे क्या बोल रहा है कि एग्जम्प्ट है, किससे, टैक्स से, ये छूट। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है टैक्स से इसको छूट प्राप्त है। अब एक चीज़ ना इकोनॉमी के क्वेश्चन में ध्यान रखना, ऐसा जो भी क्वेश्चन पूछता है ना और बोलता है कि एग्जम्प्ट है, टैक्स से एग्जम्प्ट है, तो कोई भी चीज़ जैसे कि भारत में टैक्स का सिस्टम क्या है आप लोग को पता होगा कि कितने % टैक्स कौन से पे लगता है। अब अगर इस पे टैक्स पे छूट देगा तो सरकार की कमाई जो है, सरकार की कमाई कहाँ से आएगी, आप लोग खुद से सोचो। अभी इसका आंसर तो बाद में बताएंगे, आप लोग खुद सोचो कि अगर सरकार किसी चीज़ पे छूट दे रहा है, किस चीज़ पे क्या कर रहा है, वो छूट दे रहा है किसी चीज़ के टैक्स पे, तो सरकार की कमाई भी तो कम हो रही है, साथ में हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है ना कि ये कर से छूट प्राप्त है, तो कर से छूट प्राप्त नहीं है, ये जो बोल रहा है कि एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो ये है गलत, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, किंतु लाभांश कर योग्य है, ये जो बोल रहा है ना कि बट डिविडेंड इज टैक्सेबल, तो ये यहाँ पे ही गलत है। ये जो बोल रहा है ना ये यहीं पे गलत है ये, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अब अगर इस टाइप का स्टेटमेंट देखोगे ना, जैसे ये वाला आता है, अगर एक स्टेटमेंट को आप गलत कर देते हो तो दूसरा स्टेटमेंट को ना आपके लिए आसानी हो जाएगा खोजना। जैसे गलत है तो देखो यहाँ पे एक गलत है। अब ऐसा स्टेटमेंट कौन सा सही है, ये सही है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक हमारा गलत है, तो एक ही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे हम पढ़े भी नहीं है इसको, लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में आएगा नहीं, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिसमें कि आप एक भी स्टेटमेंट को सोल्व करो तो आंसर निकल जाता है। लेकिन पढ़ो इसको क्या बोल रहा है, वित्तीय परिसंपत्ति का, वही फिर बोल रहे हैं। अब जिसको ये समझ में नहीं आएगा परिसंपत्ति क्या है, तो इसको एसेट, एसेट बोलते हैं ना, ये देखो एसेट्स है ना, फाइनेंशियल एसेट, तो इंग्लिश में देख लोगे तो अच्छा रहेगा। स्टेटमेंट 2 को देखोगे तो ये बोल रहा है INVITS, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में ही बोल रहा है। और ये क्या बोल रहा है कि प्रतिभूति और पुनर्गठन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये बोल रहा है फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के बारे में बोल रहा है। तो ये वाला जो है ना ये कथन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोविड विश्वमारी, विश्वमारी। अब विश्वमारी को अगर जिसको नहीं पता है तो देखो पैंडेमिक के बारे में बोल रहा है, इसलिए बोलते हैं बार बार कि जो भी क्वेश्चन आए ना इकोनॉमी का उसको इंग्लिश में डील करो। कोविड विश्वमारी के बाद हाल के विगत काल में
पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय, अब देखो यहाँ पे ना दो तीन चीज आप नोटिस करना, यहाँ पे पहला तो आया अनेक केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों बढ़ा दी थी, ठीक है। अभी बोल रहा है जैसे ही कोविड आया था, ठीक है, उसके बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक बैंक, मतलब बहुत सारे ऐसे बैंक होंगे जो क्या किए, अपने ब्याज दर को बढ़ा दिए थे, इंक्रीज कर दिए थे। अब देखो ब्याज, ये जो बोल रहा है ना अनेक बैंक, तो विश्व में बहुत सारे बैंक होंगे, बहुत सारे। अब उस बैंक में से कोई एक भी बैंक अगर जो बढ़ाया होगा ब्याज दर, तो एग्जामिनर सारे बैंक को जाके तो ये नहीं देखा कि इसने ब्याज दर बढ़ाया नहीं बढ़ाया। इसलिए यहाँ पे जो ये लाइन आया है ना अनेक, ये जो आया हुआ है यहाँ पे देखोगे मैनी, ये मैनी सेंट्रल बैंक, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे, पहले भी लेक्चर में, पिछले लेक्चर में क्या बताए थे कि पूरे दुनिया में बहुत सारे बैंक हैं, और उसमें से एक भी बैंक अगर बढ़ाया होगा, दो भी बढ़ाया होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनेक बैंकों में अनेक केंद्रीय बैंक जो था ब्याज दर को क्या क्या बढ़ा दिया था, तो बिल्कुल राइट है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, आमतौर पर, ऐसा वाला जो वर्ड आता है ना, इन सब वर्ड को ना पकड़ो, इसी से क्वेश्चन डील होगा। आप अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है ना जीएस में 100 क्वेश्चन, तो आप बुक पढ़ के सारे क्वेश्चन थोड़ी ना सोल्व कर पाओगे, आपको टेक्निक भी आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये क्या बोल रहा है, आमतौर पर, जहाँ पे जैसे अनेक आए, यहाँ पे ना ये कुछ मैं हाईलाइट कर देता हूँ वर्ड को, जैसे यहाँ क्या है अनेक है, और यहाँ क्या है आमतौर है, और एक जगह हम क्या बताए थे कुछ, जैसे कुछ आता है, तो ये भी ध्यान रखो, ये कुछ वाला भी अधिकतर क्या होता है, सही होता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमत का मौद्रिक नीति के उपाय से प्रतिकर करने के सामर्थ्य है, ठीक है। इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में क्या बोल रहा है, सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो जनरली अभी क्या बताए, आमतौर पर, सामान्यतः, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो कीवर्ड आते हैं ये सब नॉर्मल कीवर्ड है, इसको एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट। तो यहाँ पे देखो दोनों कथन सही हो गए, कथन एक और कथन दो दोनों सही है, कथन दो हाँ बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस दोनों क्वेश्चन से आपने क्या समझा कि कीवर्ड क्या करना है, पकड़ना है, कीवर्ड को पकड़ना है। ऐसे क्वेश्चन में ना जबकि देखो इकोनॉमी आ जाए, साइंस टेक आ जाए, पहले उसको इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश में अच्छे से समझ में आएगा, और जो टर्म इंग्लिश में ना समझ में आए उसको देखो हिंदी में क्या कह रहा है। अगर यहाँ पे आमतौर पे आया, यहाँ पे अनेक आया है, तो ये सब क्या होते हैं, जनरली वर्ड, सामान्यतः वाला, ये सब नॉर्मल वर्ड है, तो ये सब लगभग सही हो जाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पे दो कथन दे रखा है इस प्रकार का। अब ये भी पढ़ लिया करो, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है, ठीक है, करेक्ट। ये बोल रहा है ऐसी संभावना है, अब ये एग्जामिनर ऐसा नहीं बोल रहा है कि ऐसा हो ही जाएगा, ये बोल रहा है कि ऐसी संभावना है, संभावना, ठीक है, ऐसी संभावना है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इसी का दोनों एक ही क्वेश्चन है ना। अब जब भी इस प्रकार का कोई वर्ड है, ऐसी संभावना है, कुछ, अभी तुरंत आगे बताए थे दो वर्ड, तो ये सब वर्ड क्या होते हैं, नॉर्मल वर्ड होते हैं, ये सब नॉर्मल वर्ड होते हैं, और ये सब लगभग सही ही होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए, ठीक है। ऐसा क्या है, ये एग्जामिनर कह रहा है कि ऐसा संभावना है, ये पूरा 110% कॉन्फर्मेशन के साथ नहीं कह रहा है कि ऐसा हो ही जाएगा। अगर 10% भी ऐसा हो जाएगा, मान लो 10% के बदला 2% भी हो जाएगा, तो इसका संभावना जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये 100% नहीं बोल रहा है कि 100% हो ही जाएगा, ये बोल रहा है ऐसा संभावना है, 1% भी हो जाएगा तो संभावना उसका सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब एग्जामिनर के माइंड को समझो यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, राइट, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कार्बन बाजार है, यहाँ पे यही बोल रहा है कि कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। अब अगर कार्बन बाजार है, कार्बन बाजार मान लो कि जो समझा रहे हैं ना उस चीज को समझो, कार्बन बाजार की स्टेट से स्थानांतरित कर दे, ये प्राइवेट सेक्टर से स्थानांतरित कर दे किसको, राज्य को,
राज्य को, या फिर राज्य स्थानांतरित कर दे किसको, प्राइवेट सेक्टर को। तो इससे क्या जलवायु परिवर्तन पे कोई असर आएगा क्या? मान लो कि प्राइवेट सेक्टर में भी क्या हो रहा है, कार्बन निकल रहा है, राज्य अगर निकालेगा राज्य भी निकालेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक अच्छा साधन है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों अलग अलग कथन, तो दोनों सही है, दोनों कथन सही है, लेकिन इसका ये क्या व्याख्या कर रहा है, कहीं पे जलवायु परिवर्तन वाला कुछ ऐसा वर्ड लिखा है इस वाले में? देखो तो ये वाला जो कथन है इसमें क्या जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड एक भी वर्ड दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये गलत, ये इसका सही से व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और ये क्या बोल रहा है, राज्य को हस्तांतरित कर देता है। तो दोनों कथन अलग अलग है, लेकिन है दोनों सही। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सही तो ये भी है। तो ये कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा नहीं, ये सही व्याख्या तो नहीं करता है। ये अगर सही व्याख्या करता तो इसमें भी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कुछ देता, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2, हाँ बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर स्टेटमेंट 1, बिल्कुल राइट आंसर है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देखते जाओ, मैसेज करते रहते हो कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में देख लिया करो। अब देखो यहाँ पे ना, ये क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को, अब यहाँ पे देखो जो बच्चे सिर्फ हिंदी पढ़ोगे तो यहाँ पे ये समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। बंधकरण है क्या, उसके लिए आपको इंग्लिश में देखना ही पड़ेगा, और इंग्लिश में क्या है, स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन है क्या, अभी देखो स्टेरिलाइजेशन किसको कहते हैं, यहाँ पे अगर हम लिख दें, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन। देखो ये जो बंधकरण है, बंधकरण, इससे आरबीआई क्या करता है, ये विदेशी मुद्रा जो भी आते हैं, ठीक, विदेशी मुद्रा जो हमारे इंडियन मार्केट में आते हैं, विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप, इसका जो हस्तक्षेप होता है हमारे शेयर मार्केट को चढ़ाने और गिराने में, उसके प्रभाव को कम कर देता है। क्या करता है, उसके हस्तक्षेप के प्रभाव को कम कर देता है, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग करता है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है ना, ये देखो ये है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसी के द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स के बारे में बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि पूंजी बाजार में उपयुक्त में से कितने शामिल हैं। ये कैपिटल मार्केट के बारे में पूछ रहा है, कैपिटल मार्केट के बारे में पूछ रहा है, ठीक। तो देखो कैपिटल मार्केट है क्या, इसमें एक और आता है आपका मनी मार्केट, ठीक है। अभी दोनों को समझ लेते हैं, मनी मार्केट को भी और कैपिटल मार्केट को भी। देखो अगर हम इधर लिख दें, एक बगल मनी मार्केट एक बगल कैपिटल मार्केट, ठीक, ऐसा ना, ध्यान से इसको आप लोग बना देना। तो देखो मनी मार्केट में क्या होता है, अब बताते हैं। मनी मार्केट में रिस्क जो होता है ना, रिस्क मनी मार्केट में, यहाँ पे रिस्क हो जाता है आपका, कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर रिस्क की बात करेंगे तो रिस्क क्या होता है, रिस्क यहाँ पे समझ लेना, इधर रिस्क लिख दें क्या, इसका रिस्क क्या है, कम है, ठीक है। मतलब ऐसे लो दे दी, इसका रिस्क क्या है, कम है, तो इसका रिस्क क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड मिलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड वाला जो गेम होता है, तो इसका रिवॉर्ड भी क्या है, कम है, तो इसका रिवॉर्ड क्या है, अधिक है, ठीक है। रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, ये दोनों के लिए, ये जो लिख रहे हैं ना इधर कीवर्ड, ये दोनों के लिए, इसके लिए भी है इसके लिए भी है। अच्छा इसमें देखोगे ना तो इसमें टी बिल, ट्रेजरी बिल वाला जो आता है, तो इसमें टी बिल को शामिल करते हैं, टी बिल को। उसके बाद कॉमर्शियल पेपर,
कॉमर्शियल पेपर को CM लिख दे, CP लिख देते हैं, ठीक है, CP कॉमर्शियल पेपर, ठीक। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को भी इसमें शामिल करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को भी शामिल करते हैं। और इसमें देखोगे, इसमें तो इसमें शामिल करते हैं हम स्टॉक को, उसके बाद बॉन्ड को, उसके बाद ETF जो होता है, ETFs को भी इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है आपका। ये मनी मार्केट जो देखोगे तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए। और ये देखोगे तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इतना कुछ क्लियर हुआ क्या मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें बताओ पूंजी बाजार में कौन कौन शामिल है। तो पूंजी बाजार में बताओ कौन कौन शामिल है। अभी हम क्या बताएं आपको कि स्टॉक वाला जो स्टॉक बॉन्ड, तो स्टॉक देखो यहाँ पे स्टॉक बाजार। और देखो इस वाले चार्ट से कौन कौन मिल रहा है। एक तो देखोगे फिर बॉन्ड, तो बॉन्ड का है, बॉन्ड बाजार सरकारी बॉन्ड, तो ये दो। ये कॉल मनी है, ये मनी मार्केट वाला, ये टी बिल वाला, देखो टी बिल का है, तो ये टी बिल मनी मार्केट में। तो ये दो गलत हो गया, तो केवल दो इज द राइट आंसर हो जाएगा कौन, स्टॉक बाजार ये वाला, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये समझ में आ गया होगा, ये कॉल मनी मार्केट जो, इसमें मनी मार्केट तो लगा ही है। और टी बिल देखो कहाँ पे इसमें, तो ये दोनों है किसका, मनी मार्केट का पार्ट। और ये वाला ये किसका है, ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो ध्यान रखना कैपिटल मार्केट में कौन कौन आया, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट वाला। तो उसके बाद ETF भी है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें रिस्क क्या है, कम है, इधर देखोगे ज़्यादा है। रिवॉर्ड भी अगर इसमें कम, जहाँ पे रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी कम, ठीक है। और जहाँ रिस्क ज़्यादा तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मिटा दें क्या, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, जगह फिर बन जाएगी। फिर रहने दो, जब PDF देंगे तो सारे बच्चे ले लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को। देखोगे बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट दे रखे हैं। चलो पढ़ते हैं नीचे से। ये क्या बोल रहा है, कोई कंपनी किसी क्षेत्र की कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीक, जानकारियों और सामग्री की निविष्टियां प्रदान करती है ताकि वे कंपनी की विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्य उत्पादन के लिए उसकी ज़रूरत के कृषि पण्य का उत्पादन करे। चलो ये बोल रहा है एक कंपनी। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी कंपनी है, कोई क्या है, कंपनी है, वो कंपनी कुछ संख्या में क्या बोल रहा है, लघु कृषकों को ऋण, तकनीक, जानकारी और सामग्री की निविष्ट प्रदान करती है, ठीक। तो हो सकता है करता होगा, अभी पता नहीं है, ठीक, ये पता नहीं है क्या है। अभी राइट आंसर बताएंगे, लेकिन सारे स्टेटमेंट को बता रहे हैं कि कैसे देखना होता है। अभी पता नहीं है क्या होगा, ताकि वो कंपनी विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्य उत्पादन के लिए उसकी ज़रूरत के कृषि पण्य का उत्पादन करे। अब बताओ अगर कोई कंपनी ही ये सिखा देगा, ये लघु कृषक को जो जिसके बड़े खेत की, वो बोल रहा है संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो कंपनी अगर सिखा देगा तो खुद क्या बनाएगा, वो खुद से फिर क्या बनाएगा। तो ये ऑप्शन होने से तो रहा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये प्रदान कर सकते विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्य उत्पादन के लिए, ठीक है, उसकी ज़रूरत की कृषि पण्य का उत्पादन करे। तो कंपनी फिर बनाएगा क्या, ये अगर खुद से ये विनिर्माण करने लगेगा ये लघु कृषक वाले, तो वो क्या बनाएगा कंपनी, आप लोग खुद बताओ। तो ये हो जाएगा गलत। अब अगर देखोगे ऑप्शन ए, यहाँ क्या बोल रहा है, युद्ध के कारण अपने देश में बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक खेती योग्य जमीन देकर। अच्छा यहाँ पे देखो खेती योग्य जो जमीन बोल रहा है देकर, वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं, पुनः स्थापन करना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जमीन के लिए ना, जमीन के लिए भाई भाई में लड़ाई होता है, और ये बोल रहा है युद्ध के कारण कोई देश में विस्थापित होकर आया है उसको खेती योग्य जमीन दिया जाएगा। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो ये वाला भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि क्यों देगा, अगर हमारे देश में कोई मान लो विस्थापन होकर आ रहा है तो उसको सरकार क्यों जमीन देगा। भारत में ऑलरेडी देखोगे इतने
छोटे छोटे किसान हैं सीमांत वाले, उसके खुद के पास ज़मीन नहीं है, उसके पास ज़मीन नहीं है, तो सरकार जब अपने नागरिक को नहीं देगा, जो ये बाहर से युद्ध के कारण आया है भारत उसको देगा, तो ये कथन क्या गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो सी नंबर, ये बोल रहा है किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलके किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी उस जमीन की निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं। ठीक, ये बोल रहा है किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं, जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमत राशि भुगतान करता है। अब देखो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इस वाले स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना ये पॉजिटिव सिग्नेचर दे रहा है। ये बोल रहा है अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन को उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए, मतलब एक कोई फिक्स टर्म होगा, के लिए दे देते हैं, जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषक को एक सहमत राशि का भुगतान करना पड़ता है। ठीक, और देखो ये क्या बोल रहा है, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक ठीक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में संकलन कर संगति लाते हैं। अब यहाँ पे ना इस दोनों स्टेटमेंट को देखने से पहले जो चीज़ सिखा रहे हैं वो देखो। आप लोग एक चीज़ बताओ, ये जो स्टेटमेंट वन और डी, ये ए और डी जो था ये वाला, ये दोनों तो गलत था। क्यों था गलत, ये भी समझा दिया आपको। अब अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जहाँ पे ना मार्कर चलाएंगे वहाँ पे देखना, और फिर ये कथन ना अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे एग्जामिनर पूछ रहा है। यहाँ पे देखो ये क्या है, अनेक सीमांत कृषक, यहाँ भी अनेक सीमांत कृषक, यहाँ भी यूपीएससी जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है ना, जब भी ऐसा मतलब क्वेश्चन दिया तो वो क्या करता है कि दो स्टेटमेंट एक जैसा दे देगा। ठीक है, दो स्टेटमेंट क्या करता है, दो स्टेटमेंट एक जैसा दे देता है। क्यों देता है एक जैसा, ताकि बच्चा इस दोनों स्टेटमेंट में से ना किसी एक में कंफ्यूज हो जाए, और अगर किसी, और सही उत्तर इसी दोनों में है, सही उत्तर भी क्या है इसी दोनों में से, इसलिए एक जैसा स्टेटमेंट देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो आप लोग ध्यान रखना कि जहाँ भी आपको एक जैसा स्टेटमेंट दिखे, जैसे यहाँ पे देखो एक जैसा, ये भी स्टेटमेंट ये भी, तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसा है, एक जैसा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आंसर जो है ना हमारा आंसर या तो ये है या तो ये है। अब अगर दोनों को पढ़ोगे, दोनों कथन को जब पढ़ोगे ना, ये क्या बोल रहा है, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलके किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन को उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देता है, जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषक को एक सहमत राशि का भुगतान करता है। और ये बोल रहा है किसी कृषक अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में संकलन और संगति लाते हैं। तो ऑप्शन बी कुछ ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कर रहा है, कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है बजाय कि ऑप्शन सी के तुलना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या, इसको थोड़ा सा एरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, यहाँ पे देखो। अब जैसे ही 27 नंबर क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये बोल रहा है कौन सा इसमें करेक्ट है, और एमएसपी के बारे में शायद पूछ रहा है, देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एमएसपी समझ लो है क्या, और कौन कौन से फसल पे मिलते हैं। ठीक है, एमएसपी का सबसे पहले मतलब समझो, ये क्या बोल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इससे नीचे में ना आप फसल को नहीं खरीद सकते हो। और एमएसपी को टोटल कितने फसल पे दिया जाता है, टोटल 23 फसल पे। ठीक है, 23 फसल पे दिया जाता है एमएसपी। अब ये जो 23 फसल है, इसमें 7 तो आपका कौन सा आता है, 7 आता है आपका अनाज वाला, अनाज का 7 फसल है आपका अनाज वाला। और अनाज में कौन कौन से हैं, तो ये भी नोट कर लो, क्योंकि जब पूछा है क्वेश्चन तो मैं भी अगले साल फिर से रिपीट कर सकता है। तो अनाज वाले में है धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, और एक है आपका जौ। ठीक है, तो इतने हो गए अनाज के फसल। अब अगर कभी यूपीएससी क्वेश्चन दे दे कि 6 नहीं 5 अनाज के फसल पे देता है, तो आपको
ध्यान में आनी चाहिए बात कि नहीं, छेद 7 पे देता है। ठीक, अब देखो 7 तो ये फसल हो गया, 5 जो है ना, 5 दाल के फसल पे देता है, 5 प्रकार के दाल पे। अब देखो 5 दाल में हैं कौन कौन से, तो देखो यहाँ पे नाम लिख देते हैं, आप लोग देखना। चना, उसके बाद अरहर जिसको बोलते हैं, इसी को तुअर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, तुअर। उसके बाद एक है उड़द वाला, मूंग और मसूर। तो ये जो 5 प्रकार का दाल है ना, 5 प्रकार के दाल पे भी दिया जाता है। और देखो एक लास्ट आप देख लो, एक तिलहन वाला जो है, 7 जो है तिलहन पे भी दिया जाता है, तिलहन पे। और ये यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, आप अभी तुरंत पता चल जाएगा आपको। तिलहन वाले में एक होता है मूंगफली, ठीक है, मूंगफली पे दिया जाता है। फिर उसके बाद सोयाबीन पे, उसके बाद सूरजमुखी, तिल, और फिर आपका कुसुम, कुसुम हो गया। उसके बाद रेपसीड सरसों जिसको बोलते हैं, वो रेपसीड सरसों, ठीक है। उसके बाद एक है नाइजर सीड। अरे यार ये क्या हो रहा है, जस्ट वेट जस्ट वेट। नाइजर सीड, ठीक है। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। और एक चीज़ और देखो, 4 जो है ना, 4 व्यावसायिक फसल पे भी देते हैं, ठीक है। 4 कौन से और फसल हैं इसमें शामिल, तो 4 है आपका व्यावसायिक फसल, जिसको कॉमर्शियल क्रॉप बोलते हैं, तो वो है 4। अब इस 4 में है कपास, गन्ना, अच्छा गन्ना पे एफआरपी दिया जाता है, अभी बता देंगे वो भी, ठीक है। देखो उसके बाद एक खोपड़ा, खोपड़ा और ये कच्चा जूट, कच्चा जूट, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉमर्शियल। कॉमर्शियल वाले में कितने हैं, ये व्यावसायिक फसल है आपका, व्यावसायिक है 4, बाकी इधर सारे फसल हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये है गन्ना, ठीक। अब गन्ना के रिलेटेड अभी देखेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देखो। अभी यहाँ पे जब पढ़ोगे ना क्वेश्चन, ये बोल रहा है भारत में काले तिल मतलब नाइजर वाला, अभी जो बताए थे कि बीजों के लिए न्यूनतम ये एमएसपी उपलब्ध है, बिल्कुल है, ये राइट है। फिर बोल रहा है काले तिल की खेती के लिए खरीफ फसल की खेती के रूप में की जाती है। तो ये भी कथन क्या है, राइट है, क्योंकि काला तिल जो काला तिल ये खरीफ फसल के रूप में ही किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये जादू देखो, जो बच्चे को ये जो बच्चे रेगुलर ना क्लास देखते हैं उसको पता होगा, ये जो कुछ जनजातीय लोग, भारत में इतने जनजाति होंगे, मान लो भारत में जैसे 1000 जनजाति, उसमें से एक भी जनजाति ने ऐसा कुछ किया, काले तिल के बीज का भोजन तेल पकाने के लिए प्रयोग में लाया, तो ये कथन क्या हो जाएगा, अपने आप राइट हो जाएगा। इसलिए बताते हैं कि हमेशा देखो कि कौन से इसमें कीवर्ड है और वहाँ से क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये मेन पर्पस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से एक बच रहा है गन्ना, देखो गन्ना के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करें क्या, इरेज के बदला छोटा ही कर देते हैं, ठीक है। आप लोग को जब ये पीडीएफ मिलेगा तब देख लेना। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, जो भी बच्चे नए हो उसको पता है पीडीएफ कहाँ पे, पीडीएफ है आपका टेलीग्राम ग्रुप में, ये वाला, यहाँ पे जाना, यहाँ पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे बराबर। देखो अब अगर देखोगे गन्ना के बारे में, तो गन्ना पे इस पे एफआरपी दिया जाता है, ठीक है, एफआरपी। अब ये देखो एफआरपी तय कैसे होता है वो बताते हैं। ये जो एफआरपी है इसको सबसे पहले कृषि लागत मूल्य आयोग जो होते हैं, CACP, ठीक है, कौन, कृषि लागत मूल्य आयोग, यहाँ पे लिख दें क्या, कृषि लागत, ये पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आगे देखोगे ना ये क्वेश्चन पूछा है।
मूल्य आयोग, कृषि लागत मूल्य आयोग जो है CACP, ये क्या करते हैं, ये सिफारिश देते हैं। ये CACP क्या करते हैं, सिफारिश देते हैं। और ये सिफारिश जाता कहाँ पे, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक, CCEA के पास जाता है। ठीक है, CCEA के पास इसका सिफारिश जाता है, और जैसे सिफारिश जाता है फिर वहाँ से ये क्या होता है, लागू होता है, और 14 दिन के अंदर क्या होता है, भुगतान किया जाता है। ठीक है, कितने दिन के अंदर, देखो पहले हुआ क्या, FRP लागू कैसे हुआ, CACP है, ये सिफारिश दिया, ठीक, सिफारिश दिया CACP, और इसका ये ध्यान रखना, इसका चेयरमैन क्या होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये क्या कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। समझ में आ गया ये टोटल, ये FRP क्या है, गन्ना पे FRP कैसे लागू होगा। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर देख चुके हैं क्या, बराबर। अब ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहा है, कंसिडर द, ये बोल रहा है कि उपयुक्त में से कितने अमूर्त है। ठीक है, इंटेंजिबल वाला पूछ रहा है। ठीक है, अमूर्त निवेश और मूर्त निवेश, देखो टेंजेबल और इनटेंजेबल में, दोनों में पहले समझो अंतर क्या है। ये जो बोल रहा है ना इंटेंजिबल, ठीक, और एक होता है टेंजिबल। तो जो भी वस्तु को, जिस भी वस्तु को, कोई भी गुड्स है जिसको कि आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक, पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप लोग ये जो कर्सर हिल रहा है, आप इसको छू देख सकते हो, ठीक है, छू नहीं सकते उसको। लेकिन अगर मैं अपना यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिस चीज़ पे लिख रहा हूँ, अगर वो चीज़ आपको दे दूँ तो वो क्या कर सकते हो, आप छू सकते हो उसको, टच कर सकते हो, बराबर क्या। तो जिस भी चीज़ को आप छू सकते हो वो क्या है, आपका मूर्त है। ठीक है, वो है मूर्त। जिसको नहीं छू सकते हो वो अमूर्त है, ऐसे समझ लो, लेमन टर्म में, एकदम एकदम इजी में समझ लो कि जिसको छू सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, वो क्या है, वो हमारा मूर्त है, और जिसको नहीं कर सकते वो क्या है, अमूर्त है। अब समझ में आया। यहाँ पे आप देखो ये क्या बोल रहा है, सॉरी फॉर दैट, ये बोल रहा है, हे प्रभु, ये बोल रहा है अमूर्त निवेश, ठीक, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहा है, और ऐसा दे रखा पेयर, मतलब आपको इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दे क्या रहा है, ब्रांड पहचान। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी क्या बताया, मूर्त अमूर्त के लिए क्या बताया, कि मूर्त चीज को आप छू सकते हो, ठीक, अमूर्त चीज को नहीं छू सकते हो, ये बताया इतना। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये जो बोल रहा है ब्रांड, मतलब ब्रांड पहचान। अब ये ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने के लिए बोल रहा है, मान लो जैसे कि नाइक है, नाइक का कोई ब्रांड है, ठीक है, या एडिदास का कोई ब्रांड है, या फिर जैसे अभी मधुजीत आई है, सी अपना, ठीक है, दूसरे ब्रांड क्यों ले, अपना ही ब्रांड है, जैसे मधुजीत आई है। तो ब्रांड पहचान को, उसके पहचान को आप कैसे छुओगे, कैसे उसको बताओ, उसको टच नहीं कर सकते हो, तो मतलब उसको छू ही नहीं सकते, उसको हाथ में कैसे लोगे, ब्रांड पहचान जो, उसको कैसे टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अमूर्त में। अब क्या बोल रहे हैं, इन्वेंट्री, अच्छा माल सूची। मान लो कि आपके घर में ऐसे इन्वेंट्री बना के दिया गया है कि हाँ आपको ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, और ये एक लिस्ट आपके हाथ में दे रखा है, तो इसको आप छू रहे हो तभी तो हाथ में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मूर्त। ये क्या है, मूर्त। समझ में आ रहा है ना कैसे है मूर्त, ये मूर्त है। बाकी देखो ये क्या था, अमूर्त था, बौद्धिक संपदा। अब ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये जो है बौद्धिक संपदा, इसको आप कैसे छुओगे, किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको आप नहीं टच कर सकते हो, क्योंकि वो तो, मान लो कोई भी जैसे बौद्धिक संपदा है, जैसे कि यहाँ पे XYZ नाम का कोई एक बौद्धिक संपदा है, तो आप इसको टच कैसे करोगे, नहीं कर सकते हो ना। तो वही चीज़ यहाँ पे समझो, ये भी आपका क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, अमूर्त। ये है आपका अमूर्त। और यहाँ पे बोल रहा है ग्राहकों की डाक सूची, अच्छा मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट। अब देखो कोई भी बच्चे जैसे ये पढ़ोगे डाक सूची, उसके दिमाग में आएगा वो डाकिया जो लेके आता है वो तो फिर छू के लाता है, तो हम कैसे नहीं छू सकते। लेकिन ये बोल रहा है मेलिंग फॉर क्लाइंट लिस्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप किसी भी चीज़ को, ये जो है ना ये मेलिंग लिस्ट, तो मेलिंग लिस्ट मूल्यवान ग्राहक
किसके लिए होता है? मूल्यवान ग्राहक को जैसे कुछ भेजना होता है तो उसके लिए ये होता है। और ये भी किस चीज़ में आता है? अमूर्त रूप। तो ऑप्शन 4 जो है ये जो है ये भी क्या है आपका? अमूर्त है। तो इसमें कितने राइट कितने हैं देखना एक बारी, आपका राइट हो जाएगा 1 2 3, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या, या फिर आज यहीं पे रहने दें क्लास, 30 तक कर दें? बताओ जल्दी क्या करना है, चलो कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पे बोल रहा है 5 कथन दे रखा है, उसमें बोल रहा है समस्तर कर कर अवक्रम। ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है समस्तर, इंग्लिश में पढ़ो क्या है? हॉरिजेंटल टेक्स्ट एवोल्यूशन। ये समस्तर समझ में नहीं आ रहा था तो ये बोल रहा है हॉरिजॉन्टल के लिए बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट एवोल्यूशन। अच्छा ये अगर देखोगे ना 15वें वित्त आयोग, ये किसके लिए पूछ किसके बारे में रहा है? 15वें वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है। तो 15वें वित्त आयोग में और क्या क्या बोल रहा है? उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्र और आय के अंतर के अलावा निकस के रूप में, अच्छा यहाँ पे निकस नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे पढ़ो क्या है? बोल रहा 15 फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया, और पूछ रहा है इनकम और डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है। तो निकस शायद डिस्टेंस के बारे में आया होगा, ठीक है। हालांकि अच्छा एक बात बताओ, ये जो है निकस, ये आगे हिस्ट्री में एक सिक्का चलता था निक्स के नाम से, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा है, निक्स के नाम से चलता था। बीच बीच में ना जो PYQ में आया हुआ है वो बताते जाते हैं। तो देखो अगर 15th वाला जो ये है ना 15वें वित्त आयोग के बारे में, यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। ये गन्ना वाला लिख लिए हो ना सब, इसको छोटा कर दें क्या? देखो 15वें वित्त आयोग जो है, इसको समझने से पहले ना एक चीज़ समझो कि ये वाला जो है 15वें वित्त आयोग में किसको किसको शामिल किया गया था। 15वें वित्त आयोग में शामिल किसको किसको किया गया था, तो यहाँ पे देखो 15वें वित्त आयोग में शामिल करने से पहले एक बात बताओ कि जो चीज़ ना यहाँ पे समझा रहे हैं उसको समझो। कि अगर हम अभी बोले आपको कि आईपैड लो, क्या लो? आईपैड। तो आईपैड लेना क्या है? टफ है। क्या है? टफ है। हालांकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसे हों वो तो ले लेंगे, वो बोलेंगे आसान है। मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे ना, आपको कौन सा ट्रिक बता रहा हूँ। आईपैड लेना क्या है? टफ है। तो आई पेड, ठीक है, आईपैड लेना क्या है? टफ। टफ है। इस ऐसे टफ ध्यान रख लेना। अब देखो इससे ना 15वें वित्त आयोग में जिसको जिसको बोल रहा है ना हॉरिजेंटल टैक्स, ये टैक्स में शामिल किया गया है, इसमें सारे कवर हो जाएंगे। आई से क्या हो जाएगा आपका? इनकम, ठीक है। इनकम और डिस्टेंस के बारे में जो पूछ रहा है, ये इनकम एंड डिस्टेंस शामिल हो जाएगा। पी से आपका हो जाएगा पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। अब अगर कभी आ जाए ना कि इसमें से 15वें वित्त आयोग में किसको किसको शामिल किया गया था, या फिर 14वें वित्त आयोग में किसको किसको शामिल किया गया था, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि आईपैड लेना क्या था? टफ था। तो ये पॉपुलेशन हो गया। ए से हो जाएगा आपका एरिया, और डी से आपका हो जाएगा डेमोग्राफी परफॉर्मेंस, ठीक है, डेमोग्राफी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। टी से आपका हो जाएगा, जैसे ये यहाँ पे है ना टैक्स एंड, ये वाला जो है टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टी से, ठीक। पर एफ से हो जाएगा आपका फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो अब अगर कभी आए कि 15वें वित्त आयोग में किसको किसको शामिल किया गया था ये हॉरिजेंटल टैक्स में, तो यहाँ पे देखना 15वें और 14वें ये दोनों के लिए। तो आईपैड टैक्स, सॉरी आईपैड लेना क्या हो गया था? टफ हो गया था। आईपैड लेना टफ हो गया था, तो ऐसे ध्यान रख लेना, या TF को पहले रख लेना तो TF उसके बाद आईपैड कर लेना, मतलब टफ था आईपैड लेना। कुछ ऐसा निमोनिक्स बना लो जिससे कि ध्यान में रहे, ठीक है। तो इसमें किसको किसको शामिल किया गया है? इनकम, पॉपुलेशन, एरिया और डेमोग्राफी। और फिर यहाँ पे है टी से है आपका टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, और यहाँ पे फॉरेस्ट कवर। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आप जितने भी ये वाले हैं इसमें से देखो तो आपको कौन दिख नहीं रहा है? कोई एक ऐसा होगा जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, कौन है? तो यहाँ पे देखोगे एक कोई मिसिंग है, पता चल रहा है कौन कौन सा मिल गया आपको? ये डेमोग्राफी वाला मिल गया, फॉरेस्ट और ये इकोलॉजी वाला जो बताया आपको,
अब यहाँ टैक्स वाला भी मिल गया। स्टेबल गवर्नमेंट का था कहीं पे, यहाँ पे ये नहीं था ना, तो कहने का मतलब ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 3 ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 से आगे कल करवाएंगे। और ये वीडियो ये पूरा मिल जाएगा आपको मधुजीत IAS के टेलीग्राम चैनल पे। तो जो भी बच्चे यहाँ पे नहीं जुड़े जाके जुड़ जाओ। मिलते हैं आप लोग से फिर एक नई क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, माँ बाप भाई बहन सबका इज्जत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हो जाके एक बार देख लेना, ये जिसका वो ऑप्शनल का हिंदी लिटरेचर है। बाकी चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो यार।